अगला प्रश्न क्या है, 298 के पर निम्नलिखित सेल के नष्ट समीकरण को लिखिए। तो पहला सेल हमें क्या दे रखा है, निकिल, निकिल 2+, सांद्रता 0.01 m। ठीक है, बीच में क्या है, ये लवण सेतु। फिर कॉपर 2+, और इसकी सांद्रता कितनी, 0.1 m, एंड देन कॉपर। ठीक है, तो एक फार्मूला तुम्हें याद होगा, AlONe। ए फॉर क्या था, एनोड, एल फॉर लेफ्ट, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, एन फॉर नेगेटिव, और ई फॉर इलेक्ट्रोड। जो ये लवण सेतु बीच में क्या है, ये लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज, इसके जो बाईं तरफ है वो क्या है, आपका एनोड है, और जो दाईं तरफ है वो क्या है, आपका कैथोड है। ठीक है, हमें क्या लिखना है, सबसे पहले नष्ट समीकरण। तो समीकरण लिखने के लिए क्या ट्रिक है, तो इस लवण सेतु के नीचे हमने क्या लगा दिया, एरो। कैसे लिखोगे, लवण सेतु का मतलब हो गया क्या, एरो। अब जो यहाँ पर जो धातु दिख रखी है उसको पहले लिख दिया, निकिल। जो आखिरी में धातु इलेक्ट्रोड लिख रखा है उसको आखिरी में लिख दिया। ठीक है, इतना आसान है। निकिल को उतार दिया, यहाँ पे कॉपर को उतार दिया। अब इसको और इसको, ये वाला जो आयन है और ये वाला जो आयन है, इनको अपोजिट लिख दो। अपोजिट का मतलब इस वाले को इधर लिख दो और इस वाले को इधर लिख दो। इधर लिखोगे तो ये हो जाएगा निकिल प्लस क्या हो गया, कॉपर 2+, और एरो के बाद ये निकिल 2+ इधर लिख दोगे तो ये हो जाएगा निकिल 2+ और प्लस कॉपर। ठीक है, आसान सा तरीका है। जो इलेक्ट्रोड पहले था उसे पहले लिख दिया, जो बाद में था उसे बाद में लिख दिया, और जो दोनों आयन है उनकी जगह क्या कर दी, बदल दी। मतलब जो बाद में है उसको पहले लिख दिया, जो पहले है उसको कहाँ लिख दिया, बाद में लिख दिया। तो ये हो गया तुम्हारा नष्ट समीकरण। ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो कॉपर 2+ का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि ये +2 से किस में जा रहा है, 0 में। और निकिल 0 से क्या जा रहा है, +2 में ऑक्सीकरण अवस्था में बदल रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन की अभिक्रिया है ये। 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो ये कॉपर में बदल जाएगा, और अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएँ तो ये किस में बदल जाएगा, +2 में। तो यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन की अभिक्रिया है ये, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की अभिक्रिया है। n बराबर क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। ठीक है, अब इस अभिक्रिया के लिए हमें ई सेल नॉट का मान निकालना है, और ई सेल हमें दे रखा है। तो फार्मूला क्या होता है, नष्ट का फार्मूला होता है ई सेल बराबर ई सेल नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग। लॉग के बाद जो राइट हैंड साइड में आयन है, ठीक है, तो आयन कौन सा है, ये तो आयन है नहीं। राइट हैंड साइड में आयन कौन सा है, निकिल 2+, तो इसको ऊपर लिख दोगे निकिल 2+, और बटे जो लेफ्ट हैंड साइड में आयन है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आयन कौन सा, कॉपर 2+। केवल और केवल आयनों को ही लिखना है। राइट हैंड साइड में जो आयन है उसको ऊपर लिख दिया, और बटे में क्या लिख दिया, जो लेफ्ट हैंड साइड में आयन है। ठीक है, सबके मान रख दो। जब मान रखोगे तो ई सेल का मान कितना दे रखा है, 0.59। ये हो गया 0.59 बराबर ई सेल नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन का मान कितना है, 2 इंटू लॉग। निकिल 2+ की सांद्रता दे रखी है 0.01 बटे कॉपर 2+ की सांद्रता दे रखी है 0.1, तो ये हो गया 0.1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट से पॉइंट अगर हटाओगे तो नीचे क्या बढ़ेगा, एक 0 बढ़ेगा, और ये हो जाएगा log 1/10। और log 1/10 का मान क्या होता है, ये 10 ऊपर ले जाओगे तो इसको लिखोगे log 10 की पावर -1। ये -1 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा -1 गुणे log 10, और log 10 का मान होता है 1, तो 1 गुणे -1 सीधे इसका मान क्या होगा, -1 होगा। रख देते हैं मान, तो ये हो गया 0.59 बराबर ई नॉट ऑफ सेल माइनस, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 2, ये हो गया 0.0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 9 18, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। और ये हो गया log 1/10 का मान कितना आ रहा था, -1, तो ये हो गया गुणे -1। हमें क्या निकालना है, ई सेल नॉट। ई सेल नॉट निकालोगे 0.59 बराबर ई नॉट ऑफ सेल, और ये माइनस और माइनस क्या हो गया, +0.029। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ई सेल नॉट अगर हमें निकालना है तो इस वाले को क्या करोगे, इधर भेजोगे, यानी कि 0.59 में से क्या घटा दोगे, 0.029। तो ई सेल नॉट कितना हो जाएगा, ई सेल नॉट बराबर कितना हो जाएगा,
0.59 में से क्या घटा दोगे? 0.59 माइनस 0.029 घटाओगे तो आंसर आएगा इसका 0.561 वोल्ट। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। स्कंदन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्कंदन ये भी आपके सिलेबस से हटाया जा चुका है, तो इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला प्रश्न क्या है? गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्राथमिक अमीन के संश्लेषण में गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? तो पहले तो गैब्रियल थैलीमाइड क्या थी? गैब्रियल थैलीमाइड कैसे करा रहे थे हम? शुरुआत हम करते हैं किससे? थैलिक एनहाइड्राइड से। और थैलिक एनहाइड्राइड क्या था? ये C डबल बॉन्ड O और O। ये क्या था? थैलिक एनहाइड्राइड। सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराते थे किससे? अमोनिया से। NH3 से जब रिएक्शन कराओगे क्या बन रहा था? H2O निकल जाएगा, यहाँ से 2 ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकल जाएंगे। NH बचेगा, वो जा कर के सीधे यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो क्या बन जा रहा था? बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड ये हो गया NH और नीचे भी क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O। और इसका नाम क्या था? थैलीमाइड। क्या नाम था इसका? थैलीमाइड। और इसी वजह से चूँकि यहाँ पे थैलीमाइड बन रहा है, इसी वजह से इसका नाम होता है गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण। दूसरा स्टेप में इसकी रिएक्शन किससे हम करा दे रहे थे? KCl से। किससे करा देंगे? KCl से। तो KCl से जब कराओगे तो H और Cl निकल जाते हैं, ये वाला K सीधे इससे जुड़ जाता है। तो क्या निकल रहा है? HCl हमने ऐसे लिख दिया, माइनस क्या हो गया? HCl निकल गया और K जो होगा इससे जुड़ जाएगा। क्या बनेगा? बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड N बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये हो गया पोटेशियम थैलीमाइड। उसके बाद हम इसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं? एल्किल हैलाइड से। जैसे मान लो इसकी रिएक्शन ने करा दी किससे? C2H5Cl से। तो क्या होता था? K और Cl आपस में मिलकर के निकल जाते थे और इस नाइट्रोजन से सीधे जुड़ जाएगा क्या? C2H5। क्या बन जाएगा? बॉन्ड ये C डबल बॉन्ड O बॉन्ड N बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ से क्या जुड़ जाता है? C2H5। फिर इसका हम क्या करा दे रहे थे? जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब इसकी अभिक्रिया किससे करा दोगे? जल से करा दोगे। इसकी अभिक्रिया किससे हो जाएगी? जल से हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? तो ये HOH HOH। ठीक है, इस तरीके से जल अपघटन कराओगे। OH आकर के C डबल बॉन्ड O से जुड़ जाएगा, इधर वाला OH भी C डबल बॉन्ड O से जुड़ जाएगा। ये रिएक्शन कुछ यहाँ से ऐसे टूटेगी। ठीक है, ऐसे टूटेगी। क्या बन जाएंगी? प्राथमिक अमीन। पहले तो बन गया C2H5N और इससे हाइड्रोजन जुड़ गया, इधर एक और एक इधर, तो यानी कि 2 हाइड्रोजन हमारे जुड़ गए। तो पहले हमें क्या मिल गया? C2H5NH2। ठीक है, प्लस इसके अलावा हमें क्या मिला? ये OH किससे जुड़ गया? C डबल बॉन्ड O से। इधर वाला OH किससे जुड़ गया? C डबल बॉन्ड O से। तो हमें दूसरा क्या मिल गया? बॉन्ड और ये C डबल बॉन्ड OH एंड C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये क्या हो गई? प्राथमिक अमीन। क्यों प्राथमिक अमीन है? क्योंकि नाइट्रोजन से सीधे कितने? 1 कार्बन जुड़ा हुआ है। या फिर हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है, इसलिए क्या है? ये प्राथमिक अमीन है। तो प्राथमिक अमीन बनाने के लिए गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण विधि कराई जाती है। अब इसको प्राथमिकता दी जाती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इसका सह उत्पाद बना, ये क्या बनना? थैलिक अम्ल। इसका नाम क्या है? थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल। और अगर इस थैलिक अम्ल को गर्म कर दिया जाए, जब गर्म करोगे तो तुम्हें पता है गर्म करने से क्या निकलता है? जल का एक अणु निकलता है। तो जब इसको गर्म करोगे तो क्या निकल जाएगा? ये जल का एक अणु निकल जाएगा और फिर से हमें क्या मिल जाएगा? थैलिक एनहाइड्राइड। अगर इसको हम क्या करें? गर्म कर दें तो जल का एक अणु निकल जाएगा और यही चीज़ हमें फिर से मिल जाएगी। तो जहाँ से हमने शुरुआत किया था वो अभिकारक हमें फिर से प्राप्त हो गया। फिर से इसकी NH3 से अभिक्रिया कराओगे और इस तरीके से पूरी रिएक्शन कराओगे, फिर हमें थैलिक अम्ल और अमीन मिल जाएंगे। अमीन हम फिर से अलग करते रहेंगे और इसको गर्म करके पुनः प्राथमिक अभिकारक बनाते रहेंगे। और इस तरीके से ये अभिक्रिया जो है वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी और हमें अमीन जो है वो प्राप्त होता रहेगा। तो यानी कि हमें अधिकतम मात्रा में अमीन प्राप्त हो जाता है। क्या लिखोगे? लिखने के लिए क्या लिखोगे कि अमीन के साथ बनने वाले सह उत्पाद को गर्म करने से हमें पुनः थैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त हो जाता है और इस वजह से गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बोहाइड्रेटों के D तथा L विन्यास से आप क्या समझते हैं?
तो ध्यान दो, अगर अंत से द्वितीय कार्बन पर OH समूह बाईं तरफ होगा, किधर हो, बाईं तरफ हो, तो उसको क्या बोलोगे, बाईं तरफ है तो उसको बोलेंगे L। और अगर अंत से द्वितीय कार्बन पर OH समूह कहाँ है, दाईं तरफ लगा है, तो उसको क्या बोलोगे, तो उसको क्या बोलोगे आप, D। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए CHO सबसे नीचे हो गया, CH2OH, ये OH 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 और OH, बाकी के सारे क्या हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब देखो भाई, पहला कार्बन कौन सा, ये, अच्छा इसको पहला क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि यहाँ पे दो समूह हैं, एक तो एल्डिहाइड समूह है और दूसरा क्या है, अल्कोहल समूह है। एल्डिहाइड समूह को वरीयता देते हैं हम, ये हमारा मुख्य समूह हो जाएगा, तो ये हो गया कार्बन नंबर 1। ये 1 2 3 4 5 और 6, तो अंतिम कार्बन हो गया 6 नंबर वाला ये। ठीक है, और अंत से दूसरा कार्बन कौन सा हुआ, ये वाला। ठीक है, तो अंत से द्वितीय कार्बन हुआ ये। अब अगर इस कार्बन पर OH दाईं तरफ है तो ये क्या होगा, D होगा। अगर इस कार्बन पर OH बाईं तरफ लगा होता तो ये क्या होता, L होता। यहाँ पे OH किधर है, दाईं तरफ है, इस वजह से ये क्या हो गया, D। और ये किसकी संरचना है, D ग्लूकोज की। ठीक है, D ग्लूकोज की। इसी तरीके से फ्रक्टोज की संरचना क्या होती है, तो फ्रक्टोज में ऊपर भी होता है CH2OH और नीचे भी क्या होता है, CH2OH। दूसरा कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड हो, बाकी के 3 क्या होंगे, जैसे इसमें उपस्थित हैं वैसे ही इधर उपस्थित हो जाएंगे, तो OH, फिर OH और फिर OH। ये हो गया हमारा फ्रक्टोज। कैसा फ्रक्टोज होगा, D या L, किस बात पर निर्भर करेगा, इस वाले कार्बन पर। दाईं तरफ OH उपस्थित है तो ये भी क्या हो गया हमारा, D फ्रक्टोज। क्या बन गया, D फ्रक्टोज। ठीक, D ग्लूकोज और D फ्रक्टोज। अंत से द्वितीय कार्बन पर अगर OH बाईं तरफ तो L, अगर OH दाईं तरफ तो D। ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता 10% W/W है, 10% वेट बाई वेट है। ठीक है, इस विलयन का घनत्व कितना दे रखा है, घनत्व दे रखा है हमें 1.20 ग्राम प्रति मिलीलीटर। क्या क्या निकालना है, तो मोललता निकालनी है, यानी कि स्मॉल m हमें निकालना है, कैपिटल M मोलरता निकालनी है, और मोल प्रभाज यानी कि कैपिटल X निकालना है। दोनों का ही कैपिटल X निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे, तो सबसे पहला काम, ये 10% वेट बटे वेट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हमने 100 ग्राम विलयन ले रखा है, क्या ले रखा हो, 100 ग्राम विलयन ले रखा है, तो इस 100 ग्राम विलयन में 10% यानी 100 का 10% कितना हुआ, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम क्या होगा, विलेय होगा, और बाकी जो बचा, तो 100 में से 10 घटा दोगे, बाकी कितना बचेगा, 90। तो 90 ग्राम क्या होगा, विलायक होगा। ठीक है, 90 ग्राम क्या होगा, विलायक होगा। अब देखो भाई, यहाँ पे ग्लूकोज को जल में घोल रखा है। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या होगा, विलेय की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे ग्लूकोज, और विलायक की जगह पे हमने क्या ले रखा है, जल। ठीक है, तो 10 ग्राम ग्लूकोज, 90 ग्राम जल, इन दोनों को अगर हमने मिक्स किया तो हमें क्या मिल गया, 100 ग्राम विलयन। ठीक है, ये मतलब हुआ 10% W/W का। अब बात करते हैं पहला कि इसकी मोललता कैसे निकालेंगे। तो मोललता निकालने के लिए तुम्हें फार्मूला होता है, मोललता निकालने के लिए स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं मोललता को। मोललता का फार्मूला क्या होता है कि विलेय के मोलों की संख्या, स्मॉल n, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, किसका, विलायक का द्रव्यमान, कैपिटल W से प्रदर्शित करते हो, किसमें, किलोग्राम में। ठीक, ये होती है मोललता। अब अगर हमें विलेय के मोलों की संख्या पता हो तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि W हमें पता है, विलायक का द्रव्यमान हमें पता है ना। तो मोल कैसे निकालेंगे, तो मोल निकालने के लिए फार्मूला होता है दिया गया भार बटे विलेय का अणुभार, दिया गया भार बटे अणुभार। दिया गया भार कितना है, 10 ग्राम बटे अणुभार। अणुभार कितना, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का क्या होता है अणुभार, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। कितना होगा इसका, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12, तो 6 गुणे हो गया 12, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 12 गुणे कितना हो गया 1, प्लस 6 गुणे ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये हो गया 6। 12 गुणे 6 कितना, 72,
ये 12 और प्लस 16 गुणे 6 कितना 96, इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 180। तो अणुभार कितना आ गया भाई, ग्लूकोज का अणुभार कितना हो गया 180 ग्राम प्रति मोल, 180 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, यानी कि अणुभार की जगह पे क्या रख दोगे 180, तो इसके कितने मोल आ जाएंगे, 0 से 0 कट गया, 1/18 मोल आ गए। ठीक है, 1/18 मोल तुम्हें पता चल गए। अब मोललता इसका मान रख दो ऊपर वाले में, तो मोललता बराबर क्या हो जाएगी, एन की जगह पे क्या रख दिया हमने 1/18। फिर विलेय का भार, तो विलेय का भार कितना है 90, हमें किस में रखना है किलोग्राम में, तो ग्राम को जब किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 से हम क्या करते हैं भाग करते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो बीच वाली दो होती हैं उनका आपस में गुणा हो जाता है, जो ऊपर और नीचे वाले हैं उनका आपस में गुणा हो जाएगा। कैसे लिखोगे, तो 1 गुणे 1000, ये 1000 ऊपर चला गया और ये 90 यहाँ पे चला गया, तो 18 गुणे 90। ठीक है, 18 गुणे 90, इसको सॉल्व करो, 0 से ये 0 कट जाएगा, ये बचा 100 और नीचे कितना हो गया 18 नवा 162, 162 से इसको भाग करोगे तो आंसर आता है लगभग 0.61। क्या आंसर आता है 0.61 मोल आता है, 0.61। और इसका मात्रक क्या होता है मोल प्रति किलोग्राम, यही हो गई मोललता 0.61 मोल प्रति किलोग्राम, ये हो गया इसका आंसर। दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है मोलरता। मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोल बटे आयतन किसमें लीटर में। अब हमें आयतन तो पता नहीं, विलेय के मोल हमने निकाल लिए थे अभी 1/18 आया था, तो इसका मान रख देंगे हम, ये हो गया 1/18 बटे आयतन। आयतन का मान कितना रखोगे, आयतन का मान निकालने के लिए हमें दे रखा है घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन। हमें क्या निकालना है आयतन, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा द्रव्यमान बटा घनत्व, द्रव्यमान बटा घनत्व। अब द्रव्यमान कितना दे रखा है, विलयन का निकाल रहे हो तो विलयन का द्रव्यमान कितना दे रखा है 100 ग्राम। ठीक है, विलयन का आयतन निकाल रहे हो ना, विलयन का आयतन, तो विलयन का द्रव्यमान रखोगे, विलयन का द्रव्यमान कितना दे रखा है 100 ग्राम बटे घनत्व कितना दे रखा है 1.2 ग्राम, तो 1.2 ग्राम प्रति क्या मिलीलीटर। ठीक है, ग्राम से ग्राम क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, मिलीलीटर ऊपर पहुंच जाएगा, और ये अगर यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट के बाद 2 संख्याएं, तो 2 जीरो क्या करोगे ऊपर बढ़ाओगे तो ये जाएगा 100 बटे में कितना 120, और 2 जीरो ऊपर बढ़ा दिए तुमने तो ये हो गया। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, तो आयतन कितना आ जाएगा 1000/12, और ये मिलीलीटर ऊपर चला गया, तो आयतन आ जाएगा हमारा 1000 बटे में 12, और ये मिलीलीटर। अब मिलीलीटर को अगर लीटर में बदलना है तो किससे भाग करते हो 1000 से भाग कर देते हो, ये काम हम उधर ही कर लेते हैं ना। तो आयतन यहाँ से कितना आ जाएगा, आयतन आ जाएगा 1000/12 मिलीलीटर, है ना, 1000/12 मिलीलीटर। अब मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए इसको किससे भाग कर देते हैं 1000 से, तो 1000/12, और ये हो जाएगा मिलीलीटर को लीटर में बदल लिया तो 1/1000 लीटर, 1000 से 1000 कट जाएगा, सीधे सीधे कितना आएगा 1/12 लीटर। ठीक है, 1/12 लीटर, तो इसको रख दो 1/12 लीटर। ठीक है, लीटर में हमें लिखना था, लीटर में आ गया। अब 12 ऊपर चला गया, 18 नीचे, तो 12/18, 18 से 12 को भाग करोगे पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ जाएगा 120 हो जाएगा, 18 छक्का 108, फिर से 12 बचेंगे, फिर पॉइंट लगाए 0 बढ़ाओगे, फिर 18 छक्का 108 लगेगा, तो इस तरीके से 6 चलता जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0.66, और यूनिट इसकी मोल प्रति क्या लीटर, मोल प्रति लीटर। सो करेक्ट आंसर है 0.66 मोल प्रति लीटर। फिर नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश। मोल अंश कैसे निकालोगे, तो मोल अंश निकालने के लिए हमें दोनों ही यानी कि विलेय और विलायक दोनों के ही मोल पता होने चाहिए। तो विलेय के मोल तुम्हें पता है एन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोल कितने निकले थे 1/18। जल के मोल निकाल लो N/W, एन ऑफ जल के मोल निकाल लो एन ऑफ डब्लू, कितना हो जाएगा, तो विलायक यानी कि जल का द्रव्यमान कितना दे रखा है 90 बटे जल का अणुभार कितना 18। ठीक है, तो जल के मोल हो गए 90/18, ग्लूकोज के मोल हो गए 1/18। हमें क्या निकालना है
पहले ग्लूकोज का मोल प्रभाज निकाल लेते हैं। तो ग्लूकोज का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, ग्लूकोज के मोल बटे कुल मोल Ng प्लस NW। ठीक है, अब N ऑफ G कितना दे रखा है हमें, 1/18 पता है, तो N ऑफ G का मान रख दो 1/18 बटे नीचे 1/18 प्लस 90/18। ये कितना हो गया, 1/18 बटे 90 और 1 कितना हो जाएगा, 91/18। इसको डायरेक्ट जोड़ दिया, क्यों, क्योंकि 18 यहाँ पर भी और 18 यहाँ पे भी, इनका लासा कितना होगा, 18 होगा, तो 91/18। इसको सॉल्व करोगे तो 18 से 18 कट जाएगा, ये आंसर आएगा 1/91। और 1/91 यानी कि पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ाओगे तो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 91 का पहाड़ा 100 में कितनी बार लगेगा, एक बार, तो 0.01 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हो गए किसके मोल, ग्लूकोज के मोल। अब ग्लूकोज का मोल प्रभाज हो गया। अब जल का मोल प्रभाज x ऑफ W, ये किसके बराबर होगा, n ऑफ W बटे n ऑफ W प्लस n ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इसका मान रखोगे, n ऑफ W कितना है, 90/18, वाटर के मोल बटे कुल मोल कितने हैं, 90/18 और प्लस 1/18। ठीक है, ये 90/18 बटे नीचे कितना हो जाएगा, 90 और 1 91/18, 18 से 18 कट जाएंगे, क्या आंसर आएगा, 90/91। तो इसका आंसर करोगे तो पॉइंट लगाओगे, जब पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पे 900 हो जाएगा, 900 हो गया, एक जीरो बढ़ेगा 900, और 91 का पहाड़ा 900 में लगभग 9 बार लगेगा, है ना, तो 0.99 इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु क्या होती है, प्रदर्शित कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिक्रियकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। अभिक्रियकों मतलब अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, ये सिद्ध करना है। तो अर्ध आयु का मतलब क्या हुआ, वह आयु जिसमें अभिकारक अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, यानी कि वो समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता पहले से घटकर अपनी प्रारंभिक सांद्रता की कितनी रह जाए, आधी रह जाए। जैसे मान लो अगर हमारी प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी, x, तो कितने समय के पश्चात ये अपनी प्रारंभिक मात्रा यानी कि x का आधा हो जाएगा, आधा मतलब x/2 हो जाएगा, तो उस समय को क्या बोल दोगे, अर्ध आयु। और इस समय को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो t½ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो t½ समय में अभिकारक की सांद्रता x घट करके कितनी हो जाएगी, x/2, और इस t½ को क्या कहेंगे, अर्ध आयु, प्रारंभिक सांद्रता का आधा होना। ठीक है, अब क्या कहे अगला प्रश्न कि प्रदर्शित कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो आपको प्रथम कोटि का फार्मूला पता होगा, प्रथम कोटि के लिए निकालना है हमको, तो प्रथम कोटि का फार्मूला पता होगा, k बराबर 2.303 अपॉन t इंटू लॉग ऑफ A0/A, जहाँ पर A0 क्या था, प्रारंभिक सांद्रता, A क्या है, t समय के पश्चात सांद्रता, t क्या हो गया, वो समय। ठीक है, k ऐसे लिख दिया हमने 2.303 अपॉन t, t की जगह पे तुम अर्धायु निकाल रहे हो तो t की जगह पे क्या लिख दोगे, t½ तो यहाँ पे हो गया क्या, t½ इंटू लॉग A0, A0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, जो कि कितनी हमने मान रखी है, x, तो ये हो गया x, बटे में A क्या है, t समय पश्चात सांद्रता, तो यहाँ पे t½ के बाद सांद्रता कितनी हो गई, x/2, तो ये हो गया x/2। ठीक है, अब x से x कट जाएगा, ये 2 चले जाएंगे ऊपर, तो k हो जाएगा 2.303 अपॉन t½ इंटू लॉग ऑफ 2। अब log 2 का मान कितना होता है, तुम्हें पता है कि log 2 कितना होता है 0.3010। अब log 2 का मान ये 0.3010 यहाँ पे रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, k बराबर 2.303 अपॉन t½ इंटू लॉग का मान रख दोगे तो 0.3010। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 6, यानी कि ये लगभग आएगा 0.693 अपॉन में क्या, t½ हमें क्या निकालना है, क्या दिखाना है, t½ के बारे में। तो t½ को क्या, t½ निकाल लो, तो t½ निकालने के लिए क्या करोगे, t½ को इधर और k को क्या करोगे, इधर, तो t½ बराबर क्या हो जाएगा हमारा, t½ बराबर 0.693 अपॉन में क्या, k।
ठीक है, ये हमारा टी हाफ हो गया अर्धायु प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। हमें सिद्ध करना था कि टी हाफ जो है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो भाई देखो टी हाफ बराबर क्या आ रहा है 0.693 अपॉन के, ये भी क्या है एक 0.693, एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और के भी क्या है एक कांस्टेंट है यानी कि एक स्थिरांक है। ठीक है, तो इसमें कहीं भी प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक की नहीं आ रही। क्या इस फार्मूले में कहीं अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता दिखाई दे रही तुम्हें? नहीं दिखा रही है। तो इसका मतलब जो हमारा टी हाफ है, ठीक है, इसका मतलब जो हमारा टी हाफ है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये सिद्ध हो गया। इसी का नेक्स्ट पार्ट है किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक का मतलब के का मान दे रखा है कितना 6.93 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। ठीक है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इतना है। इस अभिक्रिया के अर्ध आयु की गणना कीजिए। हमें क्या निकालना है? T1/2 निकालना है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले तुमने फार्मूला निकाला था, टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693 बटा में के। तो ये हो गया 0.693 बटे में के का मान रख दो, तो 6.93 गुणे 10⁻³ ठीक है, मिनट इनवर्स। अब ये मिनट इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मिनट, 10⁻³ ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी 10⁻+3। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये दशमलव से दशमलव हटाने के लिए दोनों दशमलव के दोनों तरफ क्या करने पड़ेंगे, दर्जे बराबर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या बढ़ाओगे एक 0। अब यहाँ पे भी दशमलव के बाद 3 है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं, तो ये से ये कट गया, क्या बचा 693/693 और गुणे 10⁻³ ऊपर चला गया और ये हो गया मिनट इनवर्स का मिनट। ठीक है, 693 एक बार कट गया और ये 0 हमने बढ़ा दिया। ऊपर क्या है 10⁻³ और नीचे क्या है 10 और ये मिनट। अब 10⁻³ से एक 10 कट जाएगा तो कितने बचेंगी, यहाँ पे 10 की पावर कितनी बचेंगी 2 बचेंगी। ठीक है, तो ये बचा आंसर हमारा 10⁻² और 10⁻² क्या होता है 100, यानी कि आंसर कितना आ गया हमारा 100 मिनट। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि 100 मिनट में अभिकारक जो होंगे अपनी प्रारंभिक सांद्रता के कितने रह जाएंगे, आधे रह जाएंगे। ये हो गया इसका अर्ध आयु काल। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि Fe2+ तथा Fe3+ में कौन सा आयन अधिक अनुचुंबकीय है तथा क्यों। तो भाई जिस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, जिस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी वो क्या होगा, बहुत अधिक अनुचुंबकीय होगा। अगर अधिक इलेक्ट्रॉन है तो अधिक अनुचुंबकीय है, और अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा, कम अनुचुंबकीय होगा। देख लेते हैं एक एक करके। Fe2+ निकालने के लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा किसका, Fe का। तो Fe का क्या होता है, परमाणु क्रमांक 26 हो गया। कैसे लिखोगे, आर्गन, आर्गन लिखते ही हमने कितने लिख दिए 18। उसके बाद 3, उसके बाद क्या लिखोगे 4s2, तो 18 और 2 कितने हो गए 20, और बाकी के बचे 6, तो ये हो गया 3d6, आर्गन 3d6 4s2। ठीक है, फिर हमें क्या लिखना है Fe2+। Fe2+ का मतलब हमने इसमें से कितने निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। क्या बचेगा आर्गन 3d6। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं 6, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो इसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं 1 2 3 4, मतलब कितने हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4, तो 4 क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हमारे पास क्या था Fe3+। 3+ लिखोगे तो इसका मतलब आर्गन, और हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 यहाँ से निकल गया और 1 यहाँ से निकल गया। क्या बचेगा 3d5, यानी डी में अब कितने इलेक्ट्रॉन है भाई 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2
3 4 और 5। अब देख सकते हो सबके सब सिंगल इलेक्ट्रॉन हैं, सबके सब अयुग्मित हैं, तो टोटल कितने हो गए? 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। हमने क्या लिखा था? जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी वो क्या होंगे? अयुग्मित अधिक अनुचुंबकीय होंगे। वो क्या होंगे? अधिक अनुचुंबकीय होंगे। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस में अधिक हैं? Fe3+ में 5 हैं और इसमें कितने हैं? 4। तो Fe3+ क्या होगा हमारा? अधिक अनुचुंबकीय होगा। कैसे लिखोगे? इतना करने के बाद नीचे लिखोगे कि Fe3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, जो कि Fe2+ में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक है, इसलिए Fe3+ अधिक अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट क्या है कि जिंक 2+ लवण रंगहीन होते हैं, जबकि निकिल 2+ क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। तो भाई जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसे होंगे? रंगीन होंगे। और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो कैसे होंगे? रंगहीन होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं एक एक करके। पहला क्या है? जिंक 2+। जिंक 2+ निकालने के लिए हमें पहले लिखना पड़ेगा जिंक का। जिंक कितना परमाणु क्रमांक? 30। कैसे लिखोगे? आर्गन 3D10 4s2। 18 2 20 और 10 कितने हो गए? 30। डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो डी में इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 10। 10 इलेक्ट्रॉन भरोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सारे के सारे कैसे हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोई भी नहीं है। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी नहीं है, जीरो है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा? रंगहीन होगा। इसीलिए जिंक क्या हो गया हमारा? अब क्या लिखना है हमें? जिंक 2+। तो जिंक 2+ का मतलब क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन हमें निकाल देने। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या बचेगा? आर्गन 3D10। 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 4s जीरो हो गया। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। डी में कितने इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। सारे के सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? नहीं हैं। सारे के सारे कैसे हैं? युग्मित हैं। सबके सब युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0, यानी कि कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जिंक 2+ कैसा हो जाएगा? रंगहीन। जिंक 2+ कैसा हो जाएगा? रंगहीन। अब दूसरा पार्ट क्या है? निकिल का। तो निकिल 2+ करने के लिए पहले निकिल लिख लो। निकिल का क्या होता है? 28 होता है 28। क्या हो जाएगा? आर्गन 3D8 4s2। आर्गन 3D8 4s2। ठीक है, आर्गन 3D8 4s2। निकिल किसका निकालना है हमें? 2+ का। निकिल 2+ क्या हो जाएगा? आर्गन 3D8। आर्गन 3D8। डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तो डी में 8 इलेक्ट्रॉन बना दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमको? 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो डी में 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि 2 क्या है? ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास उपस्थित हैं। अब चूंकि यहाँ पे 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और इस वजह से ये क्या हो जाएगा? रंगीन हो जाएगा। तो इतना बनाने के बाद पहले ये जिंक वाला बनाओगे, फिर ये निकिल वाला बनाओगे और उसके बाद नीचे एक लाइन लिखोगे कि जिंक 2+ में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इसलिए ये कैसा होता है? रंगहीन होता है। और जबकि निकिल 2+ में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इसलिए कैसा होता है? रंगीन होता है। अगला प्रश्न आता है हमारा, उपसा संयोजन यौगिकों में आबंध के संबंध में वर्नर की अभिधारणाओं को समझाइए। तो वर्नर सिद्धांत में 2 प्रकार की संयोजकताएं थी, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। इन दोनों ही संयोजकताओं के बारे में लिखा दिया मैंने। इन दोनों ही संयोजकताओं के बारे में लिख दोगे तो मैं पूरे का पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है?